अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। लास्ट जो है वो मैंने वीडियो में बताया कि हमारे पास जो है वो क्लिनिकल गाइडलाइंस क्या होती हैं और उसका पर्पस क्या है और वो किस तरह से सिस्टमिक रिव्यूज़ से डिफ़र कर रही होती हैं। तो इस जो है वो हम लोग वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग क्लिनिकल गाइडलाइंस कहाँ से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये बेसिकली बात की है कि जो हमारे पास जो है वो क्लिनिकल गाइडलाइंस होती हैं, ठीक है, वो भी हमारे पास जो ज़्यादातर होती हैं वो हमारे पास जर्नल्स में जो है ना वो पब्लिश हुई होती हैं। लेकिन जो हमारे पास कुछ ज़्यादातर जो डाटा बेसेस होते हैं वो मिडलाइन, एमबेस या सिनहाल जो हमारे पास डाटा बेसेस होती है ना, वहाँ से हमें मिल रही होती हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें ना, जो हमारे पास एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस गाइडलाइंस हैं, ठीक है, फिजियोथेरेपी रिलेटेड, तो वो हम लोग जो है ना वो पेड्रो से ले लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो पेड्रो ऐसी जो हमारे पास डाटाबेस है जो सिर्फ फिजियोथेरेपी रिलेटेड जो है वो हमें डाटा प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि जब हम लोगों ने जो है वो पेड्रो से जो है वो हम लोगों ने लेनी है, ठीक है, कोई ना कोई हम लोगों को इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो उसके लिए हमारे पास ये स्टेप्स जो है ना वो होने चाहिए, ये गाइडलाइंस हमारे पास होनी चाहिए, जिसमें हमारे पास क्या है वो कहते हैं कि जो हमारे पास सिस्टेमिक रिव्यूज़ हैं वो हमारे पास जो है वो परफॉर्म होने चाहिए ड्यूरिंग गाइडलाइंस डेवलपमेंट। मतलब जब हम गाइडलाइंस को डेवलप कर रहे होते हैं ना, तो उसमें हमारे पास जो सिस्टेमिक रिव्यूज़ का भी रोल होना चाहिए। या हमारे पास क्या होती हैं कि जो हमारे पास गाइडलाइंस होती हैं वो हमारे पास सिस्टेमिक रिव्यूज़ में जो है वो बेस कर रही हूँ और उनको जो है वो पब्लिश हुए 4 साल हो गया हूँ। ठीक है, तो उन्होंने पहले स्टेप में ये बात की है कि जो हमारे पास जो जब हम गाइडलाइंस डेवलप कर रहे हों तो उसमें सिस्टेमिक रिव्यूज़ जो है परफॉर्म होने चाहिए। और सेकंड उन्होंने ये बात की है कि जो हमारे पास गाइडलाइंस हैं वो हमारे पास सिस्टेमिक रिव्यू पे बेस कर रहे हैं और उनको जो है वो पब्लिश्ड इन 4 ईयर प्रोसीडिंग पब्लिकेशन, मतलब 4 साल पहले जो है वो पब्लिश हो। इन्होंने फिर सेकंड में ये बात की कि हमारे पास जो है ना एटलीस्ट 1 जो है वो हमारे पास RCTs हो, मतलब रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स हो हमारे पास फिजियोथेरेपी रिलेटेड मैनेजमेंट के रिलेटेड। ठीक है, थर्ड में उन्होंने ये बात किया कि वो हमारे पास जो है वो जो भी हमारे पास गाइडलाइंस हैं वो हमारे पास जो है वो सिस्टमेटिकली डेवलप्ड स्टेटमेंट के बारे में बता रहे हो। ठीक है, उसमें हमारे पास रिकमेंडेशंस आती हैं, स्ट्रेटजीज़ आती हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें जो है वो बता रहे होते हैं। तो नेक्स्ट उन्होंने ये बताया कि जैसे हम लोग पेड्रो से जो है ये हम फाइंड आउट करते हैं, तो उसमें जो है एडवांस रिसर्च का ऑप्शन हो, तो उसमें जाके जो है ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब डिफरेंट हमारे पास जो है ना यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी ऑस्टियोआर्थराइटिस की। ठीक है, तो एक ऑस्टियोआर्थराइटिस की यहाँ पे एग्जांपल उन्होंने दी है। ठीक है, अब इसके लिए होता है क्या है कि हमारे डिफरेंट कंट्रीज़ होती हैं, उनकी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो हमें जो है वो गाइडलाइंस जो है वो प्रोवाइड कर रही होती है, डिफरेंट डिजीज़ पे स्पेसिफिक जो है वो गाइडलाइंस जो है वो प्रोवाइड कर रही होती है। ठीक है, तो फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो टॉपिक क्या है कि हाउ डू आई नो इफ़ आई कैन ट्रस्ट द रिकमेंडेशन इन क्लिनिकल, मतलब कोई भी हमारे पास जो है वो रिकमेंडेशन आई है, ठीक है, उस पर जो हम लोग किस तरह जो है वो उसमें जो हम किस तरह से ट्रस्ट कर सकते हैं कि अदर ये हमारे पास गाइडलाइन जो है ये हाई क्वालिटी है, लो क्वालिटी है, ये सारा कुछ कि अदर ये बेटर भी है या नहीं है। तो उन्होंने ये बात यहाँ पे की है कि जिस तरह से हमारे जो क्लिनिकल गाइडलाइंस का नंबर जो है वो बढ़ रहा है, इंटरनेशनल भी नेशनल भी बहुत सारी गाइडलाइंस जो डेवलप हो रही होती है, तो अब फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो उनका ये काम है कि वो हाई क्वालिटी गाइडलाइंस को जो है वो लो क्वालिटी गाइडलाइन से जो है वो डिफ्रेंशिएट करें। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे ये बात की है कि हमारे पास जो है ना एक जो है वो चेक लिस्ट हमारे पास डेवलप हुई है जिसमें जो है 37 आइटम्स हैं, मतलब जो भी हमारे पास गाइडलाइंस आई उसमें जो हमारे पास 37 आइटम जो है होना ज़रूरी हैं। ठीक है, पहले ये हुआ था। ठीक है, लेकिन लिटरली उन्होंने क्या कि हमारे पास जो एक एग्री जो हमारे पास एक एग्री जो हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है वो डेवलप हुआ था जिसको हम अप्रेजल गाइडलाइन रिसर्च एवेल्यूशन कहते हैं। उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम लोग जो है वो स्ट्रेंथ या जो है हमारे पास क्वालिटी है उसको जो है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब उन्होंने बताया कि जो हमारे पास क्वालिटी ऑफ गाइडलाइंस है, ठीक है, अब ये हमारे पास एज अ कॉन्फिडेंस है कि मतलब वो हमारे पास ये बताता है कि ये हमारे पास जो एग्री है, ठीक है, एग्री इंस्ट्रूमेंट है, इसके जितने भी हमारे पास जो है 6 पॉइंट हैं, 6 डोमेन्स हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले स्कोप एंड पर्पस आता है, सेकंड स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट आती है, थर्ड रिगर ऑफ डेवलपमेंट आती है, क्लैरिटी एंड प्रेजेंटेशन, एप्लीकेबिलिटी आती है, एडिटोरियल इंडिपेंडेंस आती है। अब ये जो 6 पॉइंट्स हैं ना, ये हमारे पास जो है फ्री ऑफ बायसनेस होने चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास मिनिमम बायसनेस होनी चाहिए। तो ये हमारे पास बेसिकली जब बायसनेस कम होगी तो वो हमारे पास क्या होगी, क्वालिटी ऑफ गाइडलाइन होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे इन्होंने बेसिकली ये बताया हुआ हमारे पास ये डोमेन्स हैं। ठीक है, ये 6 डोमेन्स हैं और इसमें फर्दर डिफरेंट जो हमारे पास जो है चेक लिस्ट आती हैं, क्वेश्चंस आते हैं। स्कोप एंड पर्पस में बताते हैं कि हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, हम लोगों ने जो है वो क्लिनिकल क्वेश्चन जो हम लोगों ने इसमें डाला है उसको हमने किस तरह से डिस्क्राइब किया, या हम लोग जो ट्रीटमेंट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उसमें जो है वो हम लोगों ने उसको डिस्क्राइब किया या नहीं किया। और स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट क्या होती है,
स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट ये होती है कि मतलब डिफरेंट प्रोफेशन, डिफरेंट फील्ड से जो है वो हर एम्प्लॉयमेंट जो हर इंडिविजुअल है, ठीक है, उसको जो है हम लोग इंक्लूड करते हैं, ठीक है। और फिर पेशेंट के प्रेफरेंसेस वगैरह को देख रहे होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद रिगर ऑफ डेवलपमेंट आते हैं कि मतलब किस तरह से कौन कौन से हमने जो मेथड्स यूज़ किए हैं, ठीक है, मेथडोलॉजी के बारे में बताया है। तो इन बाकी ये सारे पॉइंट जो है 8 to 14 पॉइंट इस स्टेप में आते हैं, ठीक है। फिर क्लैरिटी ऑफ प्रेजेंटेशन में बताते हैं कि अदर जो हमारे पास रिकमेंडेशन है वो क्लियर भी है या नहीं है, अनएम्बिशियस है, स्पेसिफिक है, ये सारे स्टेप जो है वो इसमें बताते हैं कि जो मैनेजमेंट के ऑप्शंस हैं वो हम यहाँ पर बताते हैं, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी में भी हम लोग यही बता रहे होते हैं कि हम लोग जो अप्लाई जो कर रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है या नहीं है, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसकी जो है पोटेंशियल कॉस्ट जो एप्लीकेशंस हैं वो हम लोग बताएंगे, इम्प्लीकेशंस बता दें। एडिटोरियल इंडिपेंडेंस के बारे में बताएंगे, मतलब कि ये हमारे पास जो भी हम लोगों ने जो है वो थेरेपी या रिकमेंडेशन अप्लाई की है वो विदाउट इंटरप्शन हो, कि मतलब हम लोग जो है वो इंडिपेंडेंटली कर रहे हो, मतलब कोई भी फंडिंग बॉडीज़ हैं वो उसको इंटरप्ट ना कर रही हो। तो इसमें जो है वो हम लोग ये चीज़ जो है वो डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे उन्होंने बात की कि हाउ वर द रिकमेंडेशंस डेवलप, की रिकमेंडेशंस किस तरह से डेवलप हुई हैं। तो बेसिकली सबसे पहले तो उन्होंने यही कहा है कि ये हमारे पास जो है ना, जो जितनी भी हमारी क्लिनिकल गाइडलाइंस हैं वो हमारे पास जो है अप टू डेट या हमारे पास हाई क्वालिटी सिस्टमिक रिव्यूज़ पे जो है वो बेस कर रही होती है, ठीक है। अब जितनी भी हमारी जो क्लिनिकल गाइडलाइंस है वो हमारे पास क्लियरली ये रिपोर्ट करती हैं कि वो हमारे पास जो है वो क्वालिटी ऑफ एविडेंस और लेवल ऑफ एविडेंस पे जो है वो बेस कर रही होती है। अब जो हमारे पास जो है ना लेवल ऑफ एविडेंस और हाई क्वालिटी ऑफ, ये हमारे पास बेसिकली हमारे पास हायरार्की ऑफ एविडेंस होती है, जिसमें हमारे पास एक जो है वो बताते हैं कि सबसे पहले जो है वो हम किस चीज़ को प्रेफर करेंगे, सेकंड पे किसको करेंगे, थर्ड पे किसको करेंगे, वो सारा बताते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट पे जो अगर हम लोग हायरार्की बनाएं इसकी, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले RCT हमारे पास जो है वो सिस्टमिक रिव्यूज़ आते हैं, सेकंड पे हमारे पास सिस्टमिक रिव्यूज़ आते हैं, थर्ड हमारे पास कोहार्ट स्टडीज़ आती हैं या कोई भी हमारे पास अदर ऑब्जर्वेशन आती हैं, और फिर हमारे पास कंसेंसस आते हैं या कोई एक्सपर्ट का जो रिव्यू या ग्रुप्स हैं वो हम लोग जो है वो इसमें डिस्कस करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो हमारे पास उन्होंने लास्ट पे बताया कि फ्रॉम क्वालिटी ऑफ एविडेंस टू स्ट्रेंथ ऑफ रिकमेंडेशन, ठीक है, कि मतलब हम लोग जो है वो कोई भी हमारे पास रिकमेंडेशन है उसकी स्ट्रेंथ हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि जो गाइडलाइंस होती हैं वो एक स्टेप हमें आगे जाना पड़ता है। सिस्टमिक रिव्यू में जो है वो हम लोग जस्ट किसी चीज़ को जो है वो समराइज़ कर देते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास गाइडलाइंस में क्या होता है कि एक स्टेप हमें जो वो आगे जाना पड़ता है, क्योंकि इसमें हम जो है रिकमेंडेशंस बनाते हैं कि अदर ये चीज़ हम जो है अप्लाई कर सकते हैं या हम लोग जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें जो बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि जो है वो क्वालिटी ऑफ एविडेंस को फाइंड करते हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ रिकमेंडेशन को भी फाइंड करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ रिकमेंडेशन को बेसिकली कैसे फाइंड करते हैं कि मतलब हम लोग जो है क्वालिटी ऑफ एविडेंस को देखते हुए भी, ठीक है, उसके जो हार्म्स, बेनिफिट्स वगैरह, ठीक है, इम्प्लिसिटी वगैरह मतलब वो क्लियरली डिफाइंड है या नहीं, वो सारी चीज़ को देखते हुए अब इसको स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए जो है उन्होंने ग्रेडिंग की है कि मतलब इस ग्रेड के बिना पे जो है वो हम लोग बताएंगे कि स्ट्रेंथ इसकी क्या है, मतलब क्वालिटी क्या है रिकमेंडेशन की। तो उसको जो है हम लोग 4 ग्रेड्स में जो है वो हम लोगों ने डिवाइड किया। सबसे पहले जो हमारे पास है बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड हार्म, मतलब क्या कि हमारे पास बेनिफिट और हार्म है उसमें एक बैलेंस हो चाहिए, मतलब जितने 50% हमें बेनिफिट आ रहे हैं तो 50% हार्म, ये ना हो कि हमारे पास हार्म ज़्यादा हो और बेनिफिट्स कम हो। सेकंड क्वालिटी ऑफ एविडेंस, मतलब हमारे पास जो हाई क्लिनिकल रिसर्च हो जिसमें हमारे पास जो एक्सपर्ट का ओपिनियन हो, पेशेंट का एक्सपीरियंस हो, ये सारा कुछ हो। फिर थर्ड पे है ये ट्रांसलेशन ऑफ द एविडेंस इनटू प्रैक्टिस इन अ स्पेसिफिक सेटिंग, मतलब कि जो हमारे पास कोई भी एविडेंस है उसको जो है हम प्रैक्टिकली भी हम लोग करें। और फोर्थ हमारे पास क्या है, अनसर्टेनिटी अबाउट बेस लाइन रिस्क फॉर दी पॉपुलेशन। अनसर्टेनिटी हो हमारे पास कोई भी हम लोग बेस लाइन रिस्क अगर हमने किया है तो उसके बारे में हमारे पास जो अनसर्टेनिटी होनी चाहिए, ठीक है। अब उन्होंने बात की है कि हम लोग जो जितने भी हमारे पास क्लिनिकल गाइडलाइन सिस्टम्स होते हैं, अदर क्लिनिकल गाइडलाइन सिस्टम फॉर ग्रेडिंग द स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट, उसमें हम लोग क्या है कि जो ग्रेड ए है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो है वो क्या बता रहे होते हैं, हमें RCTs की बेस पे होता है, और ग्रेड सी जो है रिकमेंडेशन वो बेस कर रहे होते हैं हमारे पास जो है एक्सपर्ट ओपिनियन या क्लिनिकल गाइडलाइंस पे। अब उन्होंने क्या है कि जब हम कोई भी रिकमेंडेशन बना रहे होते हैं तो उसमें हमें कोई ना कोई डिफ़िकल्टीज़ आ रही होती हैं। अब उन्होंने जो है वो डिफ़िकल्टीज़ 2 रीज़न्स की वजह से, या तो हमारे पास ये डिफ़िकल्टी आ रही होती है कि हमारे पास जो है वो सफिशेंट जो है वो हाई क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च नहीं होती जिसकी बेस पे जो है वो हम रिकमेंडेशंस बना रहे होती हैं, ठीक है। और सेकंड हमारे पास क्या है कि जो हमारी रिकमेंडेशंस हैं, ठीक है, सेकंड हमारे पास फॉर्मुलेटिंग रिकमेंडेशन फ्रॉम फॉर प्रैक्टिस फ्रॉम द अवेलेबल जो है इन्फॉर्मेशन, मतलब जितनी हमारे पास अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है उसको देखते हुए जो है वो हम लोग रिकमेंडेशंस को जो है वो प्रैक्टिस की तरफ जो है वो ट्रांसलेट करना है, ठीक है, ये चीज़ बताइए। अब उन्होंने यहाँ पे ये बताया कि हमारे पास जो है वो
कुछ हमारे पास जो है ना इश्यूज़ भी आ रहे होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसमें क्या होती है कि हमारे पास क्लैरिटी, एप्लीकेबिलिटी और एडिटोरियल इंडिपेंडेंस की जो हमारे पास जो है वो कुछ इश्यूज़ आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो हम लोग क्लिनिकल गाइडलाइंस या तो इम्प्लीफाई नहीं कर रहे होते या तो हमारे पास जो डेवलप नहीं हो रही होती, ठीक है। फिर यहाँ पे इन्होंने कुछ ड्रॉबैक्स भी बताए हैं। ड्रॉबैक्स में क्या होता है कि हमारे पास एक तो एक्सपेंसिव होता है, टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, ठीक है। तो ये था कि यही ड्रॉबैक्स थे। एक तो हमारे पास टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि बहुत लॉन्ग प्रोसीजर होते हैं, और एक एक्सपेंसिव होता है बहुत ज़्यादा। तो बेसिकली यही था ऑल अबाउट हमारे इस चैप्टर के बारे में, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब